राष्ट्रपति महोदय, आपने कहा कि आशा भरी निगाह से लोग आए, उन्होंने वादा किया कि अब आप राष्ट्रपति पद पर आसीन होंगी। लेकिन आपने एक विदाई तब भी ली थी जब आप एमएलए बनी, एक विदाई तब भी ली थी जब आप मंत्री बनी, एक विदाई तब भी हुई थी जब आप गवर्नर बनी। तो थोड़ा अगर इतिहास के पन्ने को मैं पलटूं, 1997 में आप पहली बार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनकर बनी, काउंसलर बनी आप नगर पंचायत में। तो 1997 में उड़ीसा में एक महिला का इंडिपेंडेंटली लड़ना, और आपने, हम कहते हैं ना, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक देश की राजनीति को, देश के संविधान की गरिमा को प्रफुल्लित मन से देखा है। तो 1997 में जब आपने पहली बार निर्णय लिया कि आप काउंसलर का चुनाव लड़ेंगी, तब घर का माहौल क्या था? पहले तो हम तैयार नहीं थे क्योंकि बच्चे छोटे थे। लेकिन बाद में सोचे, लेकिन झुकाव तो थोड़ा बहुत था पॉलिटिक्स के प्रति। लेकिन उन दिनों महिलाएं इतने पॉलिटिक्स में नहीं जाते थे। पॉलिटिक्स को थोड़ा ऐसे नज़र से नहीं देखते थे कि महिलाएं पॉलिटिक्स में जाए। लेकिन मेरे हस्बैंड को थोड़ा वीकनेस था, तो उन्होंने बोले कि आप जाइए, क्योंकि घर के लोग, तो मैंने सोचा कि आप लोग मुझे सहयोग करेंगे क्योंकि बच्चे छोटे हैं, दोनों काम कैसे एक साथ हो सकता है। उन्होंने बोले ना, काउंसलर तो आप लड़ेंगे, केवल आप तो यहीं पे रहेंगे, बाहर तो आपको जाना नहीं। तो मैंने फिर काउंसलर लड़ी और जीती और मुझे वाइस चेयरमैन बनाया दिया। मैं, राष्ट्रपति महोदया, सोच रही हूँ कि एक महिला को जो सत्ता पाने का मौका मिलता है, तब आप जैसी महिला पहले माँ के नाते सोचती हैं। नॉर्मली लोगों का ये मानना है कि सत्ता को पाने के लिए व्यक्ति कुछ भी न्यौछावर कर दे, लेकिन आपने माँ के भावना से, करुणा भाव से पहले बच्चों की चिंता की। जीवन में जब जब आपको मौका मिला कि आप सत्ता के या संवैधानिक किसी पद पर आसीन हों, तब कितनी कश्मकश रही कि अपने मातृभाव के प्रति पूरा आप जिम्मा निभाएं, या अपने उस मौके को, उस अपॉर्चुनिटी को लेकर आप राष्ट्र सेवा में एक और आगे कदम बढ़ाएं? देखिए, दोनों को, क्योंकि ये तो ऑफिस नहीं है कि हम 10 बजे जाए, 4 बजे या 5 बजे लौट आए। ये एक पॉलिटिक्स है, 24 आवर्स आपको 365 डेज आपको काम करना पड़ेगा। इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। और इसी के साथ आपको फैमिली को भी देखना है। बच्चे जो छोटे हैं, बच्चे कभी इंडिपेंडेंट नहीं हुए हैं, अपने पाँव पे कभी खड़े नहीं हुए, छोटे बच्चे। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदार है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको फैमिली जो सहयोग करेंगे, तो आप ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभा पाएंगे। मुझे मेरे हस्बैंड ने सहयोग दिए। इवन मैं जो वाइस चेयरमैन बनी थी, तो मुझे ना साइकिल चढ़ना आती थी, या ना मुझे मोटरसाइकिल या स्कूटी। अब क्या क्या आता है? अभी उन्होंने बोले आपको मैं 4 व्हीलर मैं खरीद के दूंगी। उन्होंने एक लोन किया बैंक का, फिर मारुति 800 सबसे छोटा, तो उन्होंने बोले वही गाड़ी मुझे खरीद के दी। मैंने फिर प्रैक्टिस किया। और अब क्या राष्ट्रपति हमारे देश की गाड़ी चलाना उनके लिए वर्जित है प्रोटोकॉल में? नहीं, वर्जित तो नहीं है, लेकिन बाद में जो मैं मंत्री बनी, मैं गाड़ी चलाने के लिए प्रयास की। उन्होंने बोले नहीं, क्योंकि आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो गया, बहुत सारे सोच दिमाग में आप ले कर के घूम रही हो, इसीलिए उसको छोड़ो। तो आप काउंसलर से फिर बनी विधायक। साल 2000 में आपने अपना चुनाव विधायक के नाते जीता, और रायरंगपुर को आपने विधानसभा में प्रतिनिधि के नाते आपने सेवा दी। आप MOS इंडिपेंडेंट चार्ज बनी, कॉमर्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, फिशरीज़ में, एनिमल रिसोर्सेज डेवलपमेंट में।
ये विविध जब आपको मौके मिले मंत्री के नाते, तो आपकी एक अध्ययनशील एक नेचर है, तो कितना समय आप फिर अध्ययन में बिताती थी? देखिए, ये एक मेरे लिए नया चीज़ था। हर पड़ाव में मैं एक नया परिस्थिति को मैं सामना करती हूँ। ये एक नया मेरे लिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट और कॉमर्स मेरे लिए बहुत ही नया था। और एक एक महिला, क्योंकि हर चीज़ में, हर बातें में ये महिला क्या करेगी? ये क्या कर पाएगी? ये सब चीज़ें मेरे कान में गूँज रहा था। कि ऐसे कोई मुझे ना बोले कि ये कुछ नहीं कर पाएगी। तो मैंने ठान ली कि मैं हर महीने मैं रिव्यू करती थी। ये कोई विकास के लिए इनकम जनरेट कैसे कैसे आपका कलेक्शन बढ़ेगा, ये एक डिपार्टमेंट था। तो कैसे मैं एक फेयर वे में इसका इनकम को हम बढ़ा सकें डिपार्टमेंट का, और डिपार्टमेंट का भी इनको बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाने से ये बढ़ेगा, तो मैं रिव्यू करती थी। तो उस टाइम हम लोगों का 30 डिस्ट्रिक्ट था, लेकिन 18 आरटीओ ऑफिस था। आरटीओ ऑफिस को मैं 30 कर दी। और चेक गेट में से भी उस टाइम वसूल ये कलेक्शन होता था। चेक गेट को भी, और चेक गेट भी 18 था, उसको मैं 23 कर दिया। और ये बहुत सारे सीपेज लीकेज को मैं खुद रात अभी आपके पास एग्जाम्पल हो सकता है, ये अश्विनी वैष्णव जी उस टाइम कलेक्टर थे। कभी कभी कलेक्टर के साथ जाके हम रेड करते थे रात भर जाके, बहुत सारे कलेक्टर। इसीलिए राष्ट्रपति जी आपने बहुत अच्छा मुझे एक्सपीरियंस मिला, और मुझे बहुत ही जो अप्रिसिएशन मिला मुख्यमंत्री के साथ, मुझे काम करने का जुनून आ गया। ये जो अच्छा शाबाशी मिला, तो मैं फिर हर चीज़ को शाबाशी तो इस बात की भी मिली कि आपको उड़ीसा के विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक का भी सम्मान मिला साल 2007 में। तो जब इतनी मेहनत, इतने अध्ययन के बाद अपनी विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान मिलता है, तब कैसा लगता है? देखिए, मैं अपने आप को तो उसी हिसाब से मैं तैयार नहीं की, लेकिन हाँ, मुझे विधायक का श्रेष्ठ विधायक का सम्मान मिलेगा ये सोच तो मेरा नहीं था। लेकिन हाँ, क्योंकि मैं जब सेकेंड टाइम जीती तो मुझे मंत्री पद नहीं मिला, तो मुझे मौका मिला कि हर क्वेश्चन में पार्टिसिपेट करने का, और हर हर बिजनेस में मैं पार्टिसिपेट करती थी। 147 जो मेंबर्स से मुझे चुना गया, इसीलिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और कभी भी एक ट्राइबल महिला को ये सम्मान दिया गया। मैं प्रयास की थी कि एक दिन भी मैं छुट्टी नहीं करती थी, मैं सीखती थी, क्योंकि मुझे सिखाने के लिए कोई आजू बाजू कोई नहीं थे। मैं खुद सीखती थी, मैं जानना चाहती, मैं सभी डिबेट लोगों का मैं सुनती थी। आप उद्योग मंत्री के नाते भी प्रदेश की सेवा दे चुकी हैं। जब आज आप मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, प्रधानमंत्री जी के ऐसे प्रयोग नहीं कहना चाहिए, ऐसे सहयोग के लिए राष्ट्र के प्रति, ऐसी पॉलिसी के लिए जब वो मेहनत करते हैं, तो जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, लेकिन जिन्होंने स्थानीय उद्योग को बहुत करीब से ग्रास रूट में देखा है, तब आत्मनिर्भर भारत के स्वप्नों को साकार करने के लिए ये जो यात्रा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रयास है। गवर्नमेंट ये वेलफेयर कंट्री में गवर्नमेंट जनता का वेलफेयर सोचते हैं। केवल गवर्नमेंट वेलफेयर सोचने से नहीं होगा। हर पर्सन, जितने भी व्यक्ति अपने आप जो इंडिपेंडेंटली आगे जाने के लिए नहीं सोचेंगे, तो फिर देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए गवर्नमेंट अपने सहयोग दे रहे हैं, लेकिन खुद को भी उसी हिसाब से ढालना पड़ेगा, प्रयास करना चाहिए पड़ेगा। इसीलिए वो जो कहते हैं सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये विश्वास गवर्नमेंट के ऊपर करना चाहिए और खुद भी प्रयास करने। इसीलिए ये दोनों का जो प्रयास नहीं रहेगा, गवर्नमेंट का भी और पब्लिक का भी, पर्सन का भी, तो फिर ये इसको मैं बहुत ही अच्छा मानती हूँ। और लोग जो प्रयास करते
करते हैं, आत्मनिर्भर बनते हैं, और केवल खुद के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, ये भी इनडायरेक्टली भारत का ही सहयोग होता है, भारत का आर्थिक विकास होता है, भारत का सामाजिक विकास होता है। आपने अपने उद्बोधन में दोनों सदनों को अवगत कराया, राष्ट्र को अवगत कराया। 30 करोड़ महिलाओं को जो मुद्रा लोन मिला है, तो जैसे कि आपने कहा कि जब आप विधानसभा में आ रही थी तो लोगों ने कहा महिला ये क्या कर लेगी। जब साधारण परिवार की महिलाओं को मुद्रा लोन लेते आप देखती हैं, या स्वनिधि के माध्यम से रेहड़ी पटरी वाली जो व्यवस्था में महिलाएं काम करती हैं, उनकी प्रतिभा के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महिला और पुरुष ये तो मनुष्यों का ये जो अलग अलग भाव में रूप में देखना ये गलत है, क्योंकि भगवान जो मनुष्य महिला और पुरुष दोनों को बनाए हैं केवल शरीर अलग है, लेकिन मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से और दोनों सशक्त है। लेकिन इस चीज़ को समाज पहले नहीं मानता था, लेकिन उनके अंदर भी आत्मिक शक्ति है, मानसिक शक्ति भी है, और उनको थोड़ा सा सहयोग जो मिल जाता है, मुद्रा लोन के रूप में भी हो या कोई अप्रिसिएशन के रूप में हो, उनके अंदर जो ये और ज़्यादा उनको सशक्त होने का ज़्यादा और जागरूक दिया जाता है और आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं। ये बहुत अच्छा प्रयास है। इसके लिए अभी जो इतने सारे महिला सशक्त हो रहे हैं, और कभी कभी मैं यूनिवर्सिटी में जाती हूँ, कॉलेज में जाती हूँ, अभी जो देखती हूँ मैं, कभी कभी हम देखते थे कि महिलाएं एक छात्रा या 2 या 3 छात्रा मात्र फर्स्ट क्लास जाते थे। अभी 75%, 70%, 65%, जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट में 65% 67% महिला, 70% महिला, मैं देख के बहुत खुश हो जाती हूँ। वो जो कहावत को ये गलत माना जाता है, ये एक भूल प्रमाणित, ये उनका भूल प्रमाणित किए हैं, और उनके और अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि यस, हम में भी दम है, हम कुछ कर सकते हैं। दमदार महिला तो दमदार। हमने 26 जनवरी की परेड में भी देखी, जब आप सल्यूट स्वीकार कर रही थी देश के उन प्रतिभाशाली यूनिफॉर्म्ड सर्विसेज पर्सनल की, जिन्होंने राष्ट्रपति जी आपके सानिध्य में देश को महिला शक्ति का एक अनोखा परिचय दिया। वो लम्हा जब आप सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस के नाते परेड में सलामी लेती हैं, महिला शक्ति की ओर से भी, जैसे कि आपने कहा यूनिफॉर्म जेंडर नहीं जानता, लेकिन हम तो जानते हैं, तो वो अनुभव आपके लिए कैसा था? मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अपॉर्चुनिटी, महिलाएं पहले भी सशक्त थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे, लेकिन अपॉर्चुनिटी उनको नहीं दिया जाता था। अभी अपॉर्चुनिटी मिला है, मुझे लगा आज इतना मिला है, कल केवल मुझे लगता है कोई भी ऐसे बार नहीं होगा, कोई भी ऐसे दीवार ना हो, कोई भी ऐसे भेदभाव ना होगा। मुझे लगता है ये 100% महिलाएं आगे बढ़ेंगी। आपने जब उनका राजनीति भविष्य की अपनी शुरुआत की थी, तब महिला का राजनीति में होना एक दुर्लभ दृश्य होता था। आपने जब काउंसलर का चुनाव लड़ा इंडिपेंडेंटली, वो भी एक दुर्लभ दृश्य होता था। आप जब उद्योग मंत्री बनी, वो भी एक दुर्लभ पोर्टफोलियो था महिलाओं के लिए उस वक्त का। फिर आपने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा। काउंसलर से लेकर लोकसभा के चुनाव तक हर पड़ाव बढ़ता ही गया, स्वरूप बढ़ता गया आपकी चुनौतियों का। तो जिसने काउंसलर से चुनाव की शुरुआत की, जब वो महिला लोकसभा का चुनाव लड़ती है, उसमें क्या फ़र्क था? उस तैयारी में, उस आत्मबल में और उस एम्बिशन में? आत्मबल में, एम्बिशन में कोई भी फर्क नहीं था, लेकिन वही सोच और जेलसीनेस, मैं तो आपके सामने मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि अभी भी थोड़ा बहुत है, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो जिसके पास है उनको मौका देना चाहिए। आप मौका ही नहीं देंगे तो फिर वो आगे कैसे बढ़ेगा? अभी पेरेंट्स बच्चों को कहते तुम क्या कर, पहले क्या कहावत था, तुम क्या कर, बच्ची क्या करेगी, बस थोड़ा बहुत पढ़ लो और घर का काम सीखो, फिर तुमको तो दूसरे के घर जाना है। ये अच्छा नहीं है, और घर भी संभालती है, देश भी संभाल सकेगी। और जब
प्रदेश संभालने की बारी आई तो आप झारखंड की पहली महिला गवर्नर भी बनी। तो काउंसलर, एमएलए, एमपी का चुनाव और फिर गवर्नर की व्यवस्था में आपका आगमन, तो उसके लिए क्या तैयारी की आपने? कोई तैयारी नहीं था, कोई ना मैं प्रेसिडेंट के लिए तैयारी की है। मुझे लगता है ये समय का, कहते हैं समय बहुत बलवान होता है, टाइम इज गॉड, कभी कभी कहते हैं। शायद समय ही ऐसे था कि मुझे रास्ता कोई ऐसे दिखाते जा रहा था, कोई अनसीन अनसीन ऐसे कोई शक्ति कि मुझे आगे ले जा रहा था, लेकिन मेरा कोई तैयारी नहीं था। लेकिन जब आप राष्ट्रपति के स्वरूप में 33% आरक्षण के बिल पर हस्ताक्षर करती हैं, जब नारी वंदन अधिनियम आपके समक्ष प्रस्तुत होता है, एक राष्ट्रपति के नाते ही सही, लेकिन वो महिला जिसने लोकतंत्र के कई पड़ावों में संघर्ष भी किया, सफलता भी पाई, उस वक्त वो हस्ताक्षर आपके लिए कितना प्रिय है? मैं बहुत खुश थी, क्योंकि शुरुआत में ये अधिनियम की ज़रूरत है। एक दिन ऐसे आएगा और कोई संरक्षण और कोई अधिनियम की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी अपने आप उनको मिल जाएगा। लेकिन अभी के दौर में थोड़ा बहुत तो चाहिए, इसीलिए ये जो मैं से हस्ताक्षर कर रही थी, मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा था कि बहुत दिनों से बहुत सारे ऐसे काबिलियत महिलाएं हैं, बहुत टैलेंटेड महिलाएं हैं, और उनका काम ऐसे, उनको काम भी मैंने देखा, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगा। जो अपॉर्चुनिटी मिलने का जो स्किल का बाद जो और संसद में आएंगे, जो विधानसभा में आएंगे, तो उनका जो काबिलियत को हम देखेंगे, उस टाइम हम कुछ बोल सकते हैं कि महिलाएं क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन पहले से ही हमको किसी को बोल देना है महिलाएं क्या करेंगे, ये तो मंजूर नहीं, ये कहावत को मैं स्वीकार नहीं करती। तो जब वही महिला जो अधिनियम पर हस्ताक्षर करती हैं, या जो इतने लंबे राजनीतिक संघर्ष के बाद इस उत्तीर्ण स्थान पर पहुंचती है, तो वो महिला, वो राष्ट्रपति सुखोई में विमान में उड़ने की तैयारी कैसे करती है? मैंने सोचा क्योंकि ये सभी जितने भी डिफेंस सेक्टर है आपका, चाहे आर्म फोर्सेस हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, उनका जो ये होते हैं, सुप्रीम होते हैं, तो ये जो लड़ाई करते हैं और लड़ाई के लिए तैयारी करते हैं और इतने दिन ट्रेनिंग लेते हैं, वो लोग कैसे महसूस करते होंगे। इसीलिए मैं जब आए ये लोग मुझे टिकट मीट करने के लिए, मैं उनसे इसी बात को रखा, मैं सभी चीज़ को मैं महसूस करना चाहती हूँ, कुछ फुलफिल करना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे जो मेरे को पार्टनर थे सुखोई में जो उड़ रही थी, उन्होंने बोले हम ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर हम जा रहे हैं, तेजपुर होकर जा रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा तो देर नहीं था, ओनली 30 मिनट्स। और क्योंकि मैं पहले जो सोच रही थी शायद ये बहुत ही मेरे लिए कठिन होगा, लेकिन ऐसे नहीं था, मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। और मैं बाद में मैं पोखरान भी गई। पोखरान में वहाँ युद्ध कौशल मेरे सामने दिखाए हैं। वहाँ बहुत ये लोग, चाहे वो रेगिस्तान में रेत में हो या सियाचिन के जितने भी वो आइस में हो, इतने कठिन कठिन जगह पे रह करके वो देश के लिए सुरक्षा करते हैं, उसी चीज़ को मैं थोड़ा फील करना चाहती हूँ। 30 minutes, the third president ever to do a sortie in a fighter jet. A president who visits Pokhran, a president who also takes the salutations and respects of the armed forces, especially women officers, on 26th of January. A president who says to both the houses of parliament कि अब जैसे को तैसा, ये हमारा अब एक स्वरूप हो गया है कि हम विश्व को एक परिवार, एक समुदाय मानते हैं, लेकिन अपनी सरहद की भी रक्षा करना जानते हैं सम्मान के साथ। तो गौरव की अनुभूति होती है जब महामहिम राष्ट्रपति के मुख से ऐसे शब्द प्रस्फुटित होते हैं। ज़रूर,
क्योंकि जो जैसे व्यवहार करे, क्योंकि भारत ऐसे एक देश है से अपने तरफ से कोई किसी को आघात नहीं पहुंचाता, किसी को दुख नहीं देता, किसी को आघात नहीं पहुंचाता, लेकिन वो जैसे व्यवहार करेगा ऐसे ही उसको व्यवहार करना चाहिए। राष्ट्रपति जी, आपने आसमान चीरा और आप 2 किलोमीटर चली भी जगन्नाथ मंदिर तक, ताकि आप आदर सहित प्रभु के चरणों में प्रणाम कर सके। मैंने सुना है कि जगन्नाथ तुम में बड़े छलिया, ये गीत आपका बड़ा प्रिय है। जी, जगन्नाथ जी को छलिया क्यों बुलाते हैं? कहते हैं ये सबसे जगन्नाथ तो श्री कृष्ण का दूसरा रूप जगन्नाथ होता है। जगन्नाथ श्री कृष्ण जी बहुत वो थोड़ा खेलते हैं लोगों के साथ, तो इसीलिए कहते तुम बहुत छलिया हो, लेकिन नीलाचल बिहारी तुम्हें बनमाड़िया भी कहते हैं, क्योंकि भगवान को काड़िया भी कहते हैं। तो ये कहा जाता है कि प्रभु की जो विस्तार में होली होती है वो उत्तर प्रदेश में लाठी के साथ भी होती है होली के उत्सव में, और आप कहती हैं छलिया भी होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति जी, मैं एक व्यक्तिगत सवाल पूछ रही हूँ जो शायद ही आपसे कभी सार्वजनिक पूछा गया हो। आपने अपने जीवन साथी को खोया, अपने 2 बच्चों को खोया, राजनीति में तो एक अमिट छाप छोड़िए, लेकिन एक महिला जनप्रतिनिधि इस दुख को सहन कैसे करती है और आगे कैसे बढ़ती है? हम जो मुझे कोई ने पूछा आपका केवल पॉजिटिव साइड है, मैंने बोली नहीं। पॉजिटिव साइड को लोगों ने सुनने के लिए ही इच्छुक रहते हैं, कोई नेगेटिव साइड को सुनने के लिए कोई इच्छुक नहीं होते। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी रोती हूँ, हर चीज़ मैं भी फील करती हूँ, लेकिन मैंने बहुत चीज़ मैं खोया पाया। मैं प्लस माइनस 0 हूँ, मैं अभी भी मैं अपने आप को ही समझती हूँ, लेकिन जब तक जी हूँ मैं अच्छी तरह जीना चाहती हूँ। अच्छा जीने के लिए क्या चाहिए, तो मैंने ढूंढा रास्ता, एक ढूंढा कि मैंने तो जो मैं डिप्रेशन में थी, तो मुझे कोई ने आके बोले कि आपको योगा करना चाहिए, ज़िंदगी को जीना चाहिए, क्योंकि लास्ट ब्रीदिंग तक मुझे जीना है। तो लास्ट ब्रीदिंग तक जीने के लिए तो ऐसे तो जीना नहीं, रो रो के जीना तो ठीक नहीं। तो इसीलिए योगा शुरू किया, मेडिटेशन शुरू किया। तो जब मेडिटेशन किया तो स्टावल आया मेरे ज़िंदगी में। जो भी आए, दुख हो आए, सुख हो, दुख भी आपका, सुख भी आपका, आप ही बनाए हैं। राष्ट्रपति जी, हमने आपको देखा एक माँ के स्वरूप में राष्ट्रपति के पद पर आसीन होते हुए। हमने देश के प्रधानमंत्री को देखा जिन्होंने अपने माँ को खोने के बाद, तुरंत अंत्येष्टि के बाद, राष्ट्र सेवा में कोई बाधा नहीं आने दी। ऐसा क्या है आप दोनों में जो व्यक्तिगत लॉस झेलने के बाद भी राष्ट्र के कार्य से कभी भी विचलित नहीं होता? कोई नहीं, कहते हैं सेवा में ही मेवा मिलता है, क्योंकि आप अपने आप को एंगेज कर देना चाहिए, क्योंकि जब आप दिमाग से खाली रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में कोई नेगेटिव चीज़ें घर कर जाएगा। इसीलिए नेगेटिव चीज़ को आने नहीं देना, पॉजिटिव सोचना और पॉजिटिव दिशा में जाना, यही ध्येय होना चाहिए। नहीं तो वो नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में घर कर जाएगा, वो आपको खोखला कर देगा। प्रधानमंत्री देश के सभी नागरिकों को परिवारजन कहते हैं। आप राष्ट्रपति भवन में स्वयं प्रचलित है कि एक माँ के स्वरूप में सबका ध्यान भी रखती हैं, सबको अगर कोई डगमगाए तो उसे दुरुस्त भी करती हैं। लेकिन पूछना चाहती हूँ कि क्या एक महिला के मातृभाव ही उसको एक डिस्टिंक्ट पॉलिटिशियन बनाता है? ये पर्सन टू पर्सन डिफर करे, क्योंकि ये व्यक्ति अलग है, लेकिन ये मेरे हिसाब से तो ये दोनों मायने रखता है।
माँ का स्नेह ममता भी चाहिए ज़िंदगी में, क्योंकि हर कोई अकेला नहीं रह सकते। माँ के परिवार को लेकर भी वो आगे बढ़ सकता है, और कोई कोई परिवार के उलझन में ही कोई उलझा जाता है। आप जो चाहेंगे, जैसे आपको करना चाहिए, आप ऐसे, आप जैसे सोचेंगे तुम ऐसे बन जाओगे। पारिवारिक परिवेश से और सांस्कृतिक इतिहास के बारे में आपने चर्चा की। जब भारत को G20 की अध्यक्षता का मौका मिला, तो हमने निश्चित रूप से आर्थिक व्यवस्थाओं की चर्चा की, लेकिन हमने विश्व को एक कुटुंब के दृष्टिकोण से देखा, और भारत की उस अध्यक्षता का पारिवारिक स्वरूप कि कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कोलैबोरेशन हो, ये G20 के इतिहास में हमारा एक योगदान रहा। तो भारत की अध्यक्षता को G20 के दृष्टिकोण से आप किस दृष्टि से देखती हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। G20 का जो थीम था, एक पृथ्वी, एक परिवार और एक फ्यूचर, क्योंकि भारत पृथ्वी के अंदर ही है। भारत एक अकेला नहीं जी सकता। पृथ्वी के जितने भी देश है, परिवार जैसा मानने से ये है ही, क्योंकि कभी हम नेशन फर्स्ट कहते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा अटल जी ने लिखे। आप थोड़ी सी आप मेहमान को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन आप ये क्या कहते हैं, पड़ोसी को आप कभी भी नहीं, क्योंकि पड़ोसी जिंदगी भर तो पड़ोसी होकर ही रहेगा। क्योंकि पड़ोसी के साथ और दूसरे कंट्री के साथ आप परिवार जैसा व्यवहार करेंगे तो आप शांति में रहेंगे। क्योंकि अहिंसा और शांति में भारत विश्वास करते हैं। इसलिए ये जो थीम बहुत मायने रखता है, और ये केवल इसीलिए G20 में ये भारत एक ऐसे भी देश है, ये विविधता के देश है। अलग जाति, अलग भाषा, अलग धर्म, अलग पहनावा, अलग खान पीन। ये जो G20 हुआ, ये इतने शायद 100 से ज़्यादा शहरों को चुना गया है, और उसी शहर में दूसरी दुनिया के लोगों को वहाँ जाके वहाँ मीटिंग करवाए, कॉन्फ्रेंस करवाए, और वहाँ के लोगों को भी उनके साथ मिलने के लिए मौका दिया गया है। वहाँ का थीम को भी लिया गया है, चाहे वो कश्मीर हो या कहीं नॉर्थ ईस्ट हो। ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। ये केवल टूरिज्म के लिए नहीं है। भारत एक विकास देश है, भारत एक विशाल हृदय का देश है, और ये महिलाओं को भी जैसे केवल वुमेन डेवलपमेंट नहीं, वुमेन लेड डेवलपमेंट के बारे में दुनिया को बताने के लिए प्रयास किया गया, और अफ्रीकन यूनियन को भी उसको शामिल किया गया परमानेंट मेंबर के रूप में। बहुत सारे चीज़ें भारत जी की एक्चुअली वो केवल बोलने का जो थीम नहीं रहा, थीम केवल थीम नहीं रहा है, प्रैक्टिकल में दुनिया देखा। ये एक विशाल हृदय भारत केवल अहिंसा और गांधी जी का केवल अहिंसा, सत्य अहिंसा के देश नहीं था, ये है भी। ये बहुत ही बड़ा मैसेज। ये भारत के प्रति लोगों का सोच, भारत के प्रति लोगों का सम्मान ये बढ़ा हुआ है, और आज लोग भारत को देख रहे हैं, चाहे वो साइंस, टेक्नोलॉजी, हर चीज़ में